Hello friends, welcome once again in the class of Soil and Foundation Engineering। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉइल कॉम्पैक्शन। तो दोस्तों जैसे इसका नाम बता रहा है कॉम्पैक्शन, इट मीन्स वी आर ट्राइंग टू कॉम्पैक्ट द सॉइल। कॉम्पैक्ट मतलब उसको उसका वॉल्यूम को कम करना, उसको कॉम्पैक्ट करना। तो दोस्तों जैसे आपने देखा होगा, आपने अपने मोहल्ले में या शहर में सड़क बनती हुई देखी होगी, या कभी गांव के अंदर आपने नहर बनती हुई देखी होगी। तो उसके अंदर जब हम फिलिंग करते हैं कहीं पर, तो फिलिंग करने के लिए जो सॉइल होती है हमारी, उसको हमें कॉम्पैक्ट करना पड़ता है। या जैसे मान लिया कहीं पर कटिंग करते हैं तो वहाँ पर भी उस सॉइल को हमें कॉम्पैक्ट करना पड़ता है। कॉम्पैक्ट का मतलब ये है कि जैसे अगर हमारी जो सड़क है उसके ऊपर जब व्हीकल चलेंगे, तो वो जब तक अगर हमारी सॉइल अगर कॉम्पैक्ट नहीं होगी तो उसके ऊपर तो व्हीकल उसमें से दब जाएगा। तो उसको रोकने के लिए, उसकी सॉइल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम उसको कॉम्पैक्शन करते हैं। तो दोस्तों जो कॉम्पैक्शन जो है, इट इज़ ए आर्टिफिशियल प्रोसेस, मतलब जिसको कि हम खुद बाय यूजिंग सम मैकेनिकल मीन्स इस प्रोसेस को हम करते हैं। तो देखिए जैसे दोस्तों ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ए प्रोसेस बाय विच soil particles are rearranged and packed together artificially by mechanical means to reduce the void ratio and increase the dry density is called compaction। मतलब जो हमारा सॉइल कॉम्पैक्शन क्या प्रोसेस है, जिसके अंदर कि हम सॉइल पार्टिकल्स को रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज मतलब उसको इस तरह से अरेंज करते हैं ताकि उसके अंदर जो भी वॉइड्स हैं दे आर फील्ड विद द सॉइल। जहाँ पर वॉइड्स हैं वहाँ पर उसके अंदर जो छोटे पार्टिकल्स उसके अंदर चले जाएं और उस सॉइल को कॉम्पैक्ट कर दें। तो करते कैसे हैं? बाय मीन्स ऑफ ए मैकेनिकल मीन्स बाय यूजिंग एनी रोलर, बाय यूजिंग एनी रैमर, बाय यूजिंग एनी वाइब्रेटर। तो उसकी मदद से हम उसकी वॉइड रेशियो को कम करते हैं और उसकी ड्राई डेंसिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है हमारा, ये प्रोसेस हमारा कहलाता है कॉम्पैक्शन। तो दोस्तों आपने पहले कॉम्पैक्शन से पहले कंसोलिडेशन के बारे में भी पढ़ा होगा कि कंसोलिडेशन क्या होती है। तो जो कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन दे आर बोथ एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। कॉम्पैक्शन अलग चीज़ है और कंसोलिडेशन अलग चीज़ है। तो जो कॉम्पैक्शन, तो जैसे अभी आपने देखा सुना कि जो कॉम्पैक्शन जो है इट इज़ ए आर्टिफिशियल प्रोसेस, मतलब जो कि हम खुद करते हैं मैकेनिकली बाय यूजिंग एनी मीन्स। लेकिन जो कंसोलिडेशन का जो प्रोसेस होता है वो नेचुरल प्रोसेस है। इसके अंदर हम किसी मीन्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके अंदर बाय यूजिंग द स्टैटिक लोड, जो लॉन्ग टाइम तक जो सॉइल है हमारी, उसके ऊपर जो लोड लगा हुआ है उसकी वजह से जो उसके अंदर सॉइल के अंदर जो सेटलमेंट होता है या जो उसकी वॉइड रेशियो कम होती है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज कंसोलिडेशन। तो दोस्तों अगर हम कॉम्पैक्शन और सॉइल कंसोलिडेशन के डिफरेंस के बारे में अगर पता करें, तो जो जैसे अभी यहाँ से पता लग जाएगा इसके अंदर दोनों डिफरेंस, तो कि जो सॉइल का जो कॉम्पैक्शन है इट इज़ ए आर्टिफिशियल प्रोसेस और जो कंसोलिडेशन है इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। दूसरा, इसके अंदर हम जो सॉइल का जो कॉम्पैक्शन होता है वो होता है बाय रिड्यूसिंग द एयर वॉइड्स, मतलब जो उसके अंदर कॉम्पैक्शन के अंदर एयर बाहर निकलती है, जबकि जो कंसोलिडेशन प्रोसेस होता है उसके अंदर पानी बाहर निकलता है। मतलब जो कॉम्पैक्शन, जो कंसोलिडेशन का जो प्रोसेस होता है इट इज़ डन इन द सैचुरेटेड सॉइल, और मोस्टली वो भी क्लेई सॉइल। तो उसके अंदर जब स्टैटिक प्रेशर लगता है तो उसके अंदर एयर वॉइड्स, उसके अंदर जो वॉइड्स के अंदर से वाटर बाहर निकलता है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। और जो कॉम्पैक्शन होता है उसके अंदर से एयर वॉइड्स बाहर निकलती है। तीसरा डिफरेंस क्या है कि जो सॉइल कॉम्पैक्शन के अंदर हम कॉम्पैक्शन करने के लिए उसके अंदर वाटर को ऐड करते हैं, क्योंकि उसके अंदर वाटर की लुब्रिकेशन को बढ़ाने के, सॉइल पार्टिकल्स के लुब्रिकेशन को बढ़ाने के लिए उसके अंदर हम वाटर को ऐड करते हैं, जबकि कंसोलिडेशन के प्रोसेस के अंदर पानी बाहर निकलता है। तो इसलिए इन दोनों प्रोसेस के अंदर देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस। तो दोस्तों जो ये हम पढ़ रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है सॉइल कॉम्पैक्शन। तो जो सॉइल कॉम्पैक्शन, अभी आपने डिफरेंस पता लगा। अब हम पढ़ते हैं कि भाई इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉम्पैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, किस कॉन्सेप्ट पे कॉम्पैक्शन काम करता है। तो दोस्तों जैसे अभी आपने जो हमारी जो सॉइल होती है वो ऑलमोस्ट
पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल होती है। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का मतलब जिसके अंदर की एयर भी होती है, वाटर भी होता है और सॉइल सॉलिड्स भी होते हैं। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। और तो पानी ऐड करने से क्या होता है, जो सॉइल पार्टिकल्स है उसके ऊपर जो पानी हमने ऐड किया है वो इसके ऊपर एक फिल्म बना लेता है, मतलब उसके अंदर एक लुब्रिकेशन का वो काम करता है। तो धीरे धीरे जैसे हम और पानी ऐड करते हैं तो फिल्म और मोटी हो जाती है। तो उसकी वजह से जो सॉइल पार्टिकल्स फिर जब हम उसके ऊपर मैकेनिकल लोड अप्लाई करते हैं तो वो अपने आपस में रीअरेंज हो जाते हैं। रीअरेंज का मतलब दे स्लाइड ओवर ईच अदर। और स्लाइड ओवर ईच अदर का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर की जो वॉइड्स हैं वहाँ पर वो पार्टिकल वहाँ पर आकर रुक जाते हैं। तो इस तरीके से उसकी जो स्टेट है वो डेंस होती चली जाती है। तो धीरे 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 जैसे जैसे हम और पानी ऐड करते हैं तो जो सॉइल हमारी डेंस होती चली जाती है। लेकिन इसके अंदर भी एक कंडीशन ये आ जाती है कि जब हम इसके अंदर और पानी ऐड करते हैं तो उसके अंदर उसके बाद क्या होता है कि जो वॉइड्स के अंदर पानी जो वाटर है वो स्थान लेना शुरू कर देता है। इसका मतलब जहाँ पर कि सॉइल पार्टिकल्स आने चाहिए थे वहाँ पर वाटर भी अपनी जगह लेना शुरू कर देता है। तो उसकी वजह से फिर उसके बाद क्या होता है कि उसकी डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम सिर्फ सॉइल के अंदर अगर पानी ऐड करते चले जाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सॉइल हमारी कॉम्पैक्ट होती चली जाएगी। हमें उसके अंदर एक लिमिट तक ही पानी ऐड करना पड़ता है, ताकि अगर उसके बाद अगर हम ऐड करेंगे तो फिर उसकी डेंसिटी कम भी होना शुरू हो जाएगी। तो वो मॉइस्चर कंटेंट, वो पानी की मात्रा जिसके ऊपर कि हम उसके अंदर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव कर सकते हैं, उस मॉइस्चर कंटेंट को हम OMC बोलते हैं, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। और जो उस टाइम पर जो ड्राई डेंसिटी होती है दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। तो दोस्तों इस तरह से हम किसी भी सॉइल की को मैक्सिमम कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। तो ये उसका क्या नाम है, कॉन्सेप्ट है कॉम्पैक्शन करने का। तो ये हमें अब हमने ये पता लग गया भी सॉइल हमारी इस तरह से कॉम्पैक्ट होती है। लेकिन ये जो कॉम्पैक्शन हमें कैसे पता लगे, इसको करने का क्या तरीका है ताकि हम वो चीज़ फील्ड के अंदर अडॉप्ट कर सकें। क्योंकि ये तो अभी थ्योरेटिकल बात है कि हमने पानी ऐड कर दिया, अब लेकिन उसमें पानी ऐड कितना करना है वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो सब चेक करने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वो जो एक्सपेरिमेंट था, दिस एक्सपेरिमेंट वाज गिवन अस बाय प्रॉक्टर। तो जो प्रॉक्टर जो टेस्ट है उसको हम प्रॉक्टर टेस्ट बोलते हैं। तो दोस्तों ये प्रॉक्टर टेस्ट क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों जिस सॉइल का भी हमें प्रॉक्टर टेस्ट करना है, हम उसको चेक करना चाहते हैं कि भाई ये जो सॉइल है हमारी, इस सॉइल को हमें फील्ड में इस्तेमाल करना है। वो सॉइल हमारी किसी भी तरह की हो सकती है, इट में भी सैंडी सॉइल, इट में भी सिल्टी सॉइल, इट में भी क्लेई सॉइल। तो जो सॉइल जो भी है हमारी, हमें पता भी किस नेचर की सॉइल है। तो सबसे पहले जो सॉइल हमारे पास है उसका लगभग 3 kg अमाउंट हम ले लेते हैं और उसको 4.75 mmC से पास करते हैं। mmC पास करने के बाद जो सॉइल हमारी पास हो जाती है उसमें से 3 kg लेते हैं, जो ऊपर रह जाती है उसको हम छोड़ देते हैं और फिर उसके अंदर कुछ मॉइस्चर कंटेंट, कुछ पानी ऐड करके उसको हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, ताकि जो भी आपने पानी ऐड किया है वो उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, पल्वराइज हो जाए सॉइल हमारी। फिर उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, सॉइल हमारे पास तैयार हो गई। अब उसको हमारे पास एक स्टैंडर्ड प्रॉक्टर मोल्ड होता है, मोल्ड जैसे ये मोल्ड मैं दिखा रहा हूँ आपको एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर। ये मोल्ड है हमारे पास। तो ये जो मोल्ड है इसका वॉल्यूम होता है लगभग 1000 cc। ये हमारा प्रॉक्टर मोल्ड है, इसका वॉल्यूम 1000 cc है और इसका जो ऊपर का डायमीटर होता है, इसका डायमीटर हम कह सकते हैं कि 100 mm और इसकी हाइट होती है 127.3 mm इसकी हाइट है। और इसके ऊपर एक कॉलर लगा होता है इस तरीके से, कॉलर।
आपने कॉलर भी होता है। तो आपने जो सॉइल जो तैयार की, उस सॉइल को हम इसके अंदर लेयर्स में भरते हैं, लेयर्स में। तो लेयर्स में भरने के लिए जैसे आपने क्या किया, इसकी 3 लेयर्स में इसको हमने भरना है। तो इस लेयर में भरने के लिए इसको मान लिया यहाँ तक आपने सॉइल को भर दिया, जो सॉइल आपने तैयार की थी। अब हमारे पास एक रैमर है, देखिए रैमर। तो जो रैमर क्या चीज़ है कि हमारे पास एक तरीके से एक हैमर कह लो आप, एक वेट है हमारे पास, जिसको कि हम एक फिक्स हाइट से उसको हम छोड़ेंगे तो वो उतनी हाइट से ही हर बार गिरेगा, उसकी हाइट जो है कम ज़्यादा नहीं होगी। तो उसका जो वेट होता है 2.6 kg, उसका रैमर का वेट होता है। और उसको हम उसमें जो हाइट एडजस्ट की है हमने, दैट इज 310 mm। तो हर बार 310 mm की ऊंचाई से गिरेगा। और उसका बेस जो उसके अंदर है, रैमर का बेस होता है 50 mm डायमीटर होता है। तो हम क्या करते हैं, इस सॉइल के अंदर उस रैमर को ले जाकर छोड़ते हैं इस तरीके से, और इसको हम 25 ब्लोज देते हैं। हमने कितने दिए, 25 ब्लोज। तो 25 ब्लोज देने के बाद क्या होगा, इस सॉइल हमारी इसके चारों तरफ, एक जगह पर नहीं, अलग अलग जगह पर उसको हम ऐसे ले जाकर छोड़ देते हैं, और छोड़ते रहते हैं। ये हमारी जो सॉइल इस तरीके से कॉम्पैक्ट हो जाती है। तो कॉम्पैक्ट होने के बाद फिर हमने क्या किया, इसका दूसरी लेयर भर दी, इसके अंदर दोबारा भर दिया। और दोबारा भरने के बाद फिर हमने क्या किया, इस तरीके से 25 ब्लोज दिए। फिर तीसरी बार इसको दिया हमने, यहाँ तक भर दिया, और फिर 25 ब्लोज दिए। तो इस तरीके से हमारी सॉइल जो है पूरा ऊपर तक कॉलर जैसे लगा हुआ है, तो कॉलर से थोड़ा सा नीचे तक इसके अंदर वो कॉम्पैक्ट हो जाती है। फिर वो जो कॉम्पैक्ट जो कॉलर होता है वो डिटैचेबल होता है, उसको हम डिटैच कर देते हैं, उतार देते हैं, और सॉइल को एक लेवल में स्पैचुला की मदद से एक लेवल में ले आते हैं। और ये सब काम करने से पहले जो ये हमारा जो मोल्ड है, इसका वेट हम कर लेते हैं। तो मान लिया इस मोल्ड का एम्प्टी का वेट है, एम्प्टी का वेट दैट इज W1। और फिर बाद जो सॉइल इसके अंदर भर गई, भरने के बाद इसका हमने वेट किया, तो मोल्ड प्लस सॉइल हमने वेट कर दिया W2। तो हमने मोल्ड का वेट और सॉइल का वेट कर दिया W2 आ गया हमारे पास, मोल्ड प्लस सॉइल का वेट। तो इस तरीके से वी कैन फाइंड आउट द वेट ऑफ द सॉइल। तो वेट ऑफ द सॉइल हमारे पास आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू W2 माइनस W1। हमारे पास सॉइल का वेट आ गया। इसका वॉल्यूम हमें, मोल्ड का वेट, वॉल्यूम हमें पता ही था, तो इसकी सॉइल की हम डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेंसिटी विल बी इक्वल टू W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई V, इसका वॉल्यूम। तो इस तरीके से हमने सॉइल की डेंसिटी कैलकुलेट कर ली। तो इस डेंसिटी से हमने क्या किया, जो सॉइल हमारे पास जो सैंपल था, अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा अननोन क्वांटिटी वाटर ऐड किया था, हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं कितना ऐड किया था, तो हम इसके अंदर से थोड़ा सा सैंपल लेकर इसका मॉइस्चर कंटेंट भी निकाल लेते हैं। तो उसको हमने कह दिया W इज द वाटर कंटेंट। इस तरीके से वाटर कंटेंट निकाल लिया। तो वाटर कंटेंट निकालने के बाद फिर हम इस सॉइल की ड्राई डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, गामा D इज इक्वल टू गामा ओवर 1 प्लस। तो जो हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट हमने निकाला था, तो ये जो प्रोसेस अभी मैंने बताया है, इस तरीके से हमने एक सेट किया। जो मॉइस्चर कंटेंट निकालने का प्रोसेस है, तो बाद में हम करते हैं। पहले तो एक बार इस तरह से बार जो ये प्रोसेस है हमारा, इसको विद डिफरेंट मॉइस्चर कंटेंट इसको हम बार रिपीट करते रहते हैं। मतलब जैसे कि अभी जो सॉइल था हमारा, इसके अंदर आपने कुछ जैसे मान लिया 4% से शुरू किया या 6% से शुरू किया, फिर आपने क्या किया, उसके अंदर 2% मॉइस्चर कंटेंट और बढ़ा दिया, और बढ़ाने के बाद फिर सॉइल को सारे को मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद फिर यही प्रोसेस आपने रिपीट किया। इसके अंदर पहले मॉइस्चर है, इसके अंदर एक लेयर भरी, फिर दूसरी लेयर भरी, फिर तीसरी लेयर भरी, 3 लेयर इस तरह से भरी आपने। तो इस तरीके से बार आपके पास कई सेट के अंदर गामा D और मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू आ जाएगी। 4, 5, 6 हमारे पास इस तरीके से हम अलग अलग मॉइस्चर कंटेंट पे इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं। तो लेकिन इसके अंदर हम देखते हैं कि जो मॉइस्चर कंटेंट आपने ऐड किया है, धीरे धीरे जैसे हम ऐड कर रहे थे, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम और मॉइस्चर कंटेंट ऐड करते हैं, तो इसकी जो ड्राई डेंसिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है, मतलब जो मोल्ड का वजन जो है कम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जैसे इसके अंदर फैक्टर भी आया है W, तो जो हमारा अगर मॉइस्चर कंटेंट अगर जैसे ज़्यादा बढ़ेगा, तो ये गामा D की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो अगर हम इसके बीच में अगर एक ग्राफ प्लॉट करें, गामा D और मॉइस्चर कंटेंट के बीच में
अगर एक ग्राफ हम प्लॉट करते हैं तो वो ग्राफ हमारा किस तरह का होगा। तो देखिए दोस्तों, इधर हमने ले लिया है गामा डी और इधर है हमारे पास परसेंटेज वाटर कंटेंट। तो अगर हम इसके बीच में अगर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ हमारा किस तरीके का बनता है, इस तरीके का ग्राफ हमें बनता है। तो इस ग्राफ को बेल शेप ग्राफ भी बोलते हैं। तो इसके अंदर जैसे डिफरेंट पॉइंट्स हमारे पास थे तो हमने ले रखे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से शुरू में इसका बढ़ता है गामा डी और फिर बाद में जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट ऐड करते हैं ये घटना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर हमारे पास एक पॉइंट ऐसा आता है जबकि इसकी जो वैल्यू है इट इज मैक्सिमम। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको बोलते हैं गामा डी मैक्सिमम। ये हमारा गामा डी मैक्सिमम है और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट होता है इस मॉइस्चर को हम बोलते हैं OMC, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो ये हमारे पास अपने आप ही नहीं आया है, ये हमने इस ग्राफ के जरिए हमें पता लगा कि जहाँ पर हमारी इस ग्राफ के अंदर जो ये कंप्यूटर के अंदर आजकल ऐसी फैसिलिटी है सेल्फ फिटिंग कर्व। तो इसके अंदर जो पॉइंट्स हमारे पास आएंगे तो उसके अंदर जब हम कंप्यूटर के अंदर इसकी वैल्यूज को फीड करेंगे तो अपने आप ही इनसे मिलता हुआ एक ग्राफ प्लॉट कर देगा और उसके अंदर हमें मैक्सिमम वैल्यू पता लग जाएगी। तो इस मैक्सिमम वैल्यू को हम बोल देते हैं गामा डी, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो मॉइस्चर कंटेंट होता है दैट इज कॉल्ड OMC। तो इसके अंदर दो डेफिनेशन हमें पता लगी गामा डी की। गामा डी का मतलब इट इज द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी विच वी कैन अचीव बाई एडिंग सो मच मॉइस्चर कंटेंट, that is its maximum dry density। और इसी तरह से इसका उल्टा अगर हम करें तो OMC, what is OMC? It is the optimum moisture content of the soil at which we can get the maximum dry density। तो इस तरीके से हम ये जो गामा डी और OMC की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक चीज आती है जीरो एयर वॉइड रेशियो, इसको बोलते हैं जीरो एयर वॉइड रेशियो या 100% सैचुरेशन लाइन भी बोल देते हैं इसको। तो इसका मतलब ये क्या चीज़ है, इसका मतलब ये है कि हम ये मान लेंगे भाई जो सॉइल है हमारी हमने इसको 100% कॉम्पैक्ट कर दिया। 100% कॉम्पैक्ट करने का मतलब इसके अंदर से हमने एयर वॉइड्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा संभव होता नहीं है कि हम किसी भी सॉइल के अंदर से एयर वॉइड्स को 100% ख़त्म कर दें। लेकिन फिर भी अगर हम इसको थ्योरेटिकल अगर मान भी लें तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है गामा डी इज इक्वल टू, ये आपको फार्मूला पता होगा गामा डी का क्या फार्मूला होता है, जी गामा डब्ल्यू ओवर 1 प्लस डब्ल्यू जी। ये हमारे पास फार्मूला है जी गामा डब्ल्यू ओवर 1 प्लस डब्ल्यू जी। तो जी उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल की वो हमें पता है। गामा डब्ल्यू इज द यूनिट वेट ऑफ वाटर एंड डब्ल्यू इज द मॉइस्चर कंटेंट जो आपने ऐड किया है, जी वही चीज़ है। तो इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट द गामा। तो इसके अंदर अगर हम डब्ल्यू को अगर चेंज करते रहे, इफ वी गो ऑन चेंजिंग द डब्ल्यू, सो वी कैन ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन these two पैरामीटर्स। तो इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट इधर गामा डी ले लें तो हमारे पास एक लाइन मिल जाएगी। तो इस तरह से एक लाइन हमें मिलती है तो इस लाइन को हम बोलते हैं जीरो एयर वॉइड लाइन और 100% सैचुरेटेड लाइन। मतलब इसके अंदर ये कि हमने जो जितने भी वॉइड्स हैं उनको सभी को पानी से भर दिया तो फिर हमें कौन सी लाइन मिलेगी, तो वो जो लाइन होगी दिस लाइन विल बी कॉल्ड जीरो एयर वॉइड लाइन और 100% सैचुरेशन लाइन। तो दोस्तों इसके अंदर एक नई टर्म एक और आती है कॉम्पैक्शन एफर्ट। हमने इसके अंदर कॉम्पैक्शन एफर्ट कितना लगाया है, तो जैसे जैसे इसके अंदर एक चीज़ और भी है, जैसे जैसे हम कॉम्पैक्शन एफर्ट को अगर बढ़ाते चले जाएंगे तो इसके अंदर हमारी सॉइल जो है और कॉम्पैक्ट होती चली जाएगी। तो वो भी एक एफर्ट है, वो भी एक कॉन्सेप्ट है अलग कि भाई अगर खाली इसके अंदर ये नहीं है कि एक स्टैंडर्ड हमें करना, अगर मान लीजिए हम लोड ज़्यादा हैवी अगर रोलर चलाते हैं तो उसके अंदर से वी कैन गेट द मोर कॉम्पैक्शन। तो उसको करने के लिए हमारे पास
एक अलग टेस्ट था, इसी को हमने किया, उसको बोलते हैं मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, दैट इज नोन एज मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। हमने इस टेस्ट को मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे जो सॉइल थी हमारी, उसका जो मोल्ड का वॉल्यूम था वो तो वही रखा 1000 सीसी, लेकिन इसके अंदर हमने क्या किया, अब जो सॉइल की जो हमने पहले उसको 3 लेयर में कॉम्पैक्ट किया था, अब हम 3 लेयर की जगह पर उसको 5 लेयर में कॉम्पैक्ट करेंगे, मतलब उसकी थिकनेस को और कम कर देंगे। थिकनेस हमने और कम कर दी, जो उसके अंदर जो एफर्ट था, जो रैमर था हमारा, उसके अंदर 2.6 kg का रैमर था, अब हमने ले लिया 4.9 kg का रैमर। जो रैमर का वेट हमने बढ़ाकर 4.9 kg कर दिया, और उसके अंदर जो लिफ्ट था पहले उसका, जो उसमें छोड़ रहे थे ऊपर से नीचे, दैट वाज 310 mm, उसको हमने कर दिया बढ़ाकर 450 mm। तो इसका मतलब ये कि हमने उसके अंदर कॉम्पैक्शन एफर्ट को बढ़ा दिया। तो सारी चीज़ें बढ़ा दी। तो अब हम उसके अंदर देखते हैं कि अगर हम उस टाइम पर अगर इस तरह का अगर ग्राफ प्लॉट करें तो हमारा ग्राफ किस तरह से प्लॉट होगा। बाकी सभी चीज़ें वही हैं, उसी तरह से सारा काम करना है। तो अब हम अगर मान लीजिए उसका ग्राफ देखते हैं तो हम ग्राफ कम्स लाइक दिस, इस तरीके से ग्राफ इसका बनता है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि भाई जो हमारी गामा डी है वो यहाँ पर आ जाएगी, और ये मॉइस्चर कंटेंट है। तो आपने देखा दोनों चीज़ इसके अंदर, दोनों चीज़ों में फ़र्क पड़ जाता है। गामा डी हमारी बढ़ रही है और इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट हमारा कम हो रहा है। मतलब इसका ये है कि अगर हम ज़्यादा अगर कॉम्पैक्शन एफर्ट, मतलब ज़्यादा कॉम्पैक्ट सॉइल को करना चाहते हैं तो हमें उसके अंदर पानी भी कम ऐड करना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर कॉम्पैक्शन एफर्ट हमें ज़्यादा डालने पड़ेंगे। तो इस तरीके से वी कैन डू द मोर कॉम्पैक्शन, ज़्यादा कॉम्पैक्शन कर सकते हैं। अब इसके बाद ये हमने पढ़ लिया, इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक और है, वो ये है कि जो डिफरेंट सॉइल होती है हमारे पास, अगर हमारे पास सैंडी सॉइल है या क्लेई सॉइल है, तो उसके अंदर अगर हम कॉम्पैक्ट करना चाहें तो हमें कितना उसको कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, तो उसके अंदर हमारी कॉम्पैक्शन कितनी होगी और उसके अंदर हमें मॉइस्चर कंटेंट कितना ऐड करना होगा। तो उसके लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो इस तरीके से हमारा ग्राफ इस तरीके से हम प्लॉट कर सकते हैं। तो जैसे हम देखेंगे कि अगर मान लिया अगर हमारे पास प्योर क्लेई सॉइल है, दिस इज फॉर क्लेई सॉइल, हाईली प्लास्टिक क्लेई सॉइल। उसके बाद अगर हम उसके अंदर अगर वो प्लास्टिसिटी कम हो जाती है और उसका फिर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरीके से बनता है लेस प्लास्टिक सॉइल, या फिर कैन से दैट सिल्टी क्लेई सॉइल, उसमें अगर सिल्ट ऐड हो जाती है। और फिर उसके बाद अगर हम सैंडी सॉइल की बात करें, मतलब सिल्ट प्लस सैंड, अगर उसके अंदर उसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो इस तरह से होता है। और अगर हमारे पास प्योर अगर हमारे पास सॉइल हो अगर सैंडी, तो दिस इज फॉर सैंडी सॉइल। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ड्राई डेंसिटी हमारी इस तरीके से बढ़ रही है। और इसके जिधर क्ले की तरफ जाते हैं तो मॉइस्चर कंटेंट हमारा बढ़ता चला जाता है। सैंड के अंदर जो हमारी जैसे सैंडी सॉइल है, सिल्की सॉइल है, उसके अंदर हम कम मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर भी ज़्यादा कॉम्पैक्शन को अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो आपको बताया गया है कि हमारे अलग अलग मॉइस्चर कंटेंट पे भी अगर हमारी जो सॉइल की नेचर अगर अलग हो, सॉइल की नेचर अगर अलग होती है तो फिर उस केस के अंदर उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट भी अलग होता है और उसके अंदर जो गामा डी जो हम अचीव करते हैं वो भी अलग होती है। तो दोस्तों ये आज हमारा इसका ये कॉम्पैक्शन का पहला इसका पार्ट है। अब अगले पार्ट के अंदर हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि भाई जो फील्ड के अंदर कॉम्पैक्शन को कैसे करते हैं, क्या क्या मीन्स होती हैं, और फिर फील्ड के अंदर इस कॉम्पैक्शन को हमने कितनी अचीव की है उसको कैसे चेक करते हैं, तो वो सारा प्रोसेस उसके अंदर बताएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो ये कॉन्सेप्ट है कॉम्पैक्शन का, ये आपको समझ में आया होगा भी कॉम्पैक्शन क्या होता है, ये हम कैसे, इसका क्या फिनोमिना है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, और इसको हम किसी सॉइल के लिए भाई कितनी कॉम्पैक्शन हमें करनी चाहिए या मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हमें कितने मॉइस्चर कंटेंट में मिल सकती है, वो सब आज हमने पढ़ा है। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और आगे भी फ्यूचर में वीडियोज़ को देखते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।